जब मैं एमबीबीएस में था तो हॉस्टल में जो मेरा रूम पार्टनर था उसको बहुत सीवियर हेडेक होता था, सर दर्द होता था। और ज़्यादातर टाइम पे ये हेडेक एग्जाम के टाइम ही होता था। वो सर दर्द इतना तेज होता था कि वो पढ़ भी नहीं पाता था, उसको वॉमिटिंग भी होती थी और उसके अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे। इस सर दर्द को माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन इतना सीवियर होता है कि आपकी डेली लाइफ भी खराब होती है, आपका रूटीन वर्क भी खराब होता है, आप आसानी से जिंदगी भी नहीं जी पाते। मेरा नाम है डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। ये जानेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है, किसको होता है और क्या करके आप उसे रोक सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन में सर दर्द ही होता है और ये सर दर्द बहुत तेज होता है। नॉर्मली एक साइड पे ही होता है लेकिन दोनों साइड पे हो सकता है। ये सर दर्द 4 घंटे से ज्यादा चल सकता है और कई बार तो 72 घंटे मतलब 3 दिन तक भी चलता है। मेरे दोस्त को 2-3 दिन तक सर दर्द होता था। अब जो सर दर्द का जो पेन है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, पल्सेटाइल, थ्रोबिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि दर्द जो है ना वो धड़कन की तरह आता है। दर्द तेज होता है, कम होता है, तेज होता है, कम होता है, धड़कन की तरह आता जाता है, जिसे पल्सेटाइल पेन बोलते हैं। किसी किसी लोगों को इस पेन के साथ वॉमिटिंग होती है और ये जो दर्द है उसकी मात्रा तेज रोशनी, आवाज या गंध से बढ़ जाती है। इसे माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन इतना सीवियर होता है कि आपकी डेली लाइफ भी खराब होती है, आप ठीक से काम नहीं कर सकते। इंडिया में एक स्टडी हुई थी कर्नाटका में, उसमें यह देखा गया कि इंडिया में ऑलमोस्ट 25% लोगों को कभी ना कभी माइग्रेन तो होता ही है। और जो डेली लाइफ खराब होती है उससे एक नुकसान ये होता है कि प्रोडक्टिविटी कम होती है। सोचिए कि किसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और माइग्रेन की वजह से लोगों का प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है तो नुकसान होगा। एक स्टडी में, यही कर्नाटक वाली स्टडी में देखा गया था कि ऑलमोस्ट 5.8% तक का टाइम खराब होता है। मतलब 100 आवर्स में से ऑलमोस्ट 6 घंटे बर्बाद होते हैं। तो माइग्रेन को जानना, उसको समझना, उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सर दर्द की बात नहीं है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। अब ये जो माइग्रेन होता है ना, कई बार क्या होता है कि महीनों में एक आध बार होता है, रेयरली ऐसे एपिसोड आते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोगों को तो इतना ज्यादा होता है कि महीने में से 15 दिन तो उसके माइग्रेन की वजह से खराब हो जाते हैं। लड़कियों में माइग्रेन ज्यादा होता है, औरतों में माइग्रेन ज्यादा होता है। मर्दों के मुकाबले औरतों में माइग्रेन ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। अब जानते हैं कि माइग्रेन के फेजेस क्या होते हैं। ये जो माइग्रेन का पेन है ना, उसको हम 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, 4 फेज में। पहला फेज होता है प्रोड्रोम फेज। इसका मतलब यह होता है कि एक्चुअल पेन चालू होने से पहले जो फेज होता है उसको हम प्रोड्रोम फेज बोलते हैं। उसमें होता यह है कि जिसको माइग्रेन का अटैक आने वाला हो ना, उसको 1-2 दिन पहले उसकी भनक लग जाती है। शरीर में थोड़े सटल मतलब मामूली चेंजेस होने लगते हैं। कुछ लोगों को बहुत बगासे आते हैं, कुछ लोगों का खाने की भावना बढ़ जाती है, कुछ लोगों के मूड चेंजेस हो जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ की जो नेक के मसल है वो कड़क होने लगते हैं, तो उनको पता चल जाता है। उसको प्रोड्रोम स्टेज बोलते हैं, पेन के पहले का स्टेज। दूसरा स्टेज होता है ऑरा। ऑरा का जो स्टेज होता है वो कई बार पेन के साथ होता है और कई बार पेन के पहले ही चालू हो जाता है। ऑरा जो होता है वो ब्रेन की इफेक्ट होती है, लोगों को अलग अलग संवेदनाएं होती है। किसी को विजुअल ऑराज होता है, मतलब कि लाइट के फ्लैशेस दिखते हैं, लाइट के वाइट धब्बे दिखते हैं। कुछ लोगों को विजन लॉस भी होता है। कुछ लोगों को कान में घंटी बजती सुनाई देती है, जिसे टिंटस बोलते हैं। कुछ लोगों को हाथों में और पैरों में कोई सुन या भूख रहा हो, ऐसी सेंसेशंस होती हैं। कुछ लोगों को एक साइड पे पैरालिसिस मतलब थोड़ी वीकनेस आ जाती है। कुछ लोगों को बोलने में तकलीफ होती है। अब ये जो ऑरा होता है ब्रेन की इफेक्ट होती है और अच्छी बात होती है कि वो रिवर्सिबल होता है। जैसे ही पेन चला जाता है ये सब इफेक्ट भी चली जाती है। तीसरा जो फेज होता है वो एक्चुअल पेन के अटैक का फेज होता है। हम जानते ही हैं कि माइग्रेन का पेन कैसा होता है। एक साइड होता है, बहुत तेज होता है, पल्सेटाइल होता है, थ्रोबिंग होता है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, 4 से 72 घंटे तक चलता है और बहुत तेज आवाज, रोशनी और गंध से माइग्रेन का पेन बढ़ता है। ये एक्चुअल अटैक होता है, जो थर्ड फेज है। चौथा जो फेज होता है वो पोस्टड्रोम फेज होता है। जैसे प्रोड्रोम फेज था उसी तरह से पोस्टड्रोम फेज, मतलब कि अटैक के बाद का फेज। 4 से 72 घंटे जिसको अटैक आया हो तो उसमें से ज्यादातर लोगों को पोस्टड्रोम फेज में बहुत थकावट हो जाती है। गन्ने में से जैसे जूस निकाल लिया हो उस तरह की उनकी हालत होती है। कुछ लोग रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि माइग्रेन होता क्यों है। मतलब जो पेन होता है उसमें ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमको इतना सीवियर हेडेक होता है। एक्चुअली हम एग्जैक्टली नहीं जान पाए हैं। 80% जेनेटिक होता है। उसका मतलब ये होता है कि किसी को अगर माइग्रेन का पेन होता है, अटैक्स आते हैं, तो 80% केसेस में हमने देखा है कि उसके किसी नजदीकी रिलेटिव को माइग्रेन होता हो, तो जेनेटिक कंपोनेंट होता है। अब होता क्या है
कि जो ब्रेन का कुछ खास एरियाज होता है, जैसे कि ट्राइजेमिनल नर्व का बिग ब्रेन का एरिया होता है, उसके अंदर जो खून ले जाने वाली लाने वाली नलियां होती है वो सिकुड़ जाती है। अब वो सिकुड़ क्यों जाती है कि उन नलियों के अंदर केमिकल इम्बैलेंस होता है। कौन से केमिकल होते हैं? तो सीरोटोनिन होती है और CGRP होता है, कैल्सीटोनिन रिलेटेड जी पेप्टाइड। अब जो ये केमिकल की वजह से इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से नलियां सिकुड़ जाती हैं। उसकी वजह से होता यह है कि ब्रेन को पेन का सिग्नल जाता है, उसकी वजह से हमको हेडेक होता है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर माइग्रेन, मतलब कि कौन सी चीजों से लोगों को माइग्रेन का अटैक आ सकता है। जिन लोगों को माइग्रेन के अटैक्स आते हैं उनको कोई खास चीजों के एक्सपोजर से माइग्रेन के अटैक्स बढ़ जाते हैं, हमको उससे दूर रहना चाहिए। सबसे पहला होता है ड्रग्स। अल्कोहल से माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। कैफीन, बहुत ज्यादा कैफीन लेने से माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। चाय और कॉफी में कैफीन होता है, तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने से भी माइग्रेन के अटैक आते हैं। सिल्डेनाफिल, वायग्रा लेने से भी माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। मैंने अभी बताया कि मेरे दोस्त को हमेशा एग्जाम के वक्त माइग्रेन के अटैक्स आते थे, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक होता है स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अगर आपकी स्लीप बहुत खराब है, आप बहुत देर से सोते हो, बहुत देर से उठते हो, या फिर प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, या क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, तो आपको माइग्रेन के अटैक्स ज्यादा आ सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस, फीमेल्स में हमने देखा कि माइग्रेन के अटैक्स ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम और मेनोपॉज के टाइम माइग्रेन के अटैक्स बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से भी लोगों को माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। वेदर चेंज होने से भी लोगों को माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। सेंसरी स्टिमुलाई, हमने देखा कि बहुत तेज रोशनी से, बहुत तेज आवाज से और बहुत तेज बदबू या गंध से भी माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। और फूड, बहुत ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा चीजी और फास्ट फूड खाने से, प्रोसेस फूड खाने से माइग्रेन के अटैक बढ़ते हैं। तो हमको ये समझ में आता है कि आपको ट्रिगरिंग फैक्टर से दूर रहना चाहिए। अब देखते हैं माइग्रेन का डायग्नोसिस कैसा होता है। माइग्रेन की कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं होती है। हमने देखा कि माइग्रेन का जो पेन होता है बहुत स्पेसिफिक होता है, तो हम उससे जान सकते हैं कि ये माइग्रेन का हेडेक है कि नहीं। जैसे हमने देखा कि माइग्रेन का जो पेन होता है बहुत तेज होता है, एक साइड पे होता है, थ्रोबिंग होता है, पल्सेटिंग होता है, 4 घंटे से ज्यादा होता है, वॉमिटिंग होती है और तेज रोशनी, आवाज और गंध से बढ़ जाता है। तो जो स्पेसिफिक पेन की हिस्ट्री है उससे हम जान सकते हैं कि ये माइग्रेन का अटैक था। MRI और CT स्कैन कर सकते हैं। देखिए, माइग्रेन के अंदर MRI और CT स्कैन में कुछ खास नहीं आता, बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कराना चाहिए, क्योंकि आपको ये जानना है कि हेडेक का कारण कोई दूसरा तो नहीं है, जैसे कि ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, ब्रेन का कोई कैंसर हो। और खास करके अगर उम्र आपकी 40-50 साल के ऊपर है और बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिनको माइग्रेन होता है वो छोटी उम्र में चालू हो जाता है, 40-50 साल के बाद जनरली चालू नहीं होता है, तो उस स्टेज में आपको MRI और CT स्कैन जरूर कराना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या होती है माइग्रेन की? माइग्रेन की पहली ट्रीटमेंट तो ये है कि जो आपको ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उससे आपको दूर रहना चाहिए। दूसरी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर एक बार आपको पेन चालू हो गया तो क्या करना चाहिए? अगर पेन चालू हो गया तो आपको पेन किलर्स लेनी पड़ेगी। देखिए, पेन किलर्स में 2 तरह की पेन किलर्स है। पहली है ओवर द काउंटर ड्रग्स, मतलब कि ओवर द काउंटर ड्रग्स का मतलब ये होता है कि आप डॉक्टर से पूछे बगैर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप तो दवा खुद ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो। जैसे कि पैरासीटामोल है, ब्रूफेन है, नालोप्रेक्सेन है, एस्पिरिन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ओवर द काउंटर ड्रग ज्यादा लेने की वजह से कई लोगों को उन ड्रग का डिपेंडेंसी हो जाती है, किडनी भी खराब होती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दूसरा, कौन कौन सी ओवर द काउंटर ड्रग है जो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ले सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको यहीं पे राइट साइड पे कोड में मिल जाएगी। अब जो पेन के लिए दूसरी ड्रग्स होती हैं वो है प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं, जो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ले सकते। इसमें डाल्टान्स आते हैं, ट्रिप्टान्स आते हैं, प्रोक्लोरपेराजीन आती है, मेटाक्लोप्रोमाइड्स आती हैं, पर ये दवा आप खुद नहीं ले सकते। ट्रीटमेंट का तीसरा हिस्सा होता है प्रिवेंशन। अगर किसी आदमी को माइग्रेन के बहुत ज्यादा अटैक आ रहे हैं, समझ लीजिए कि महीने में 15 अटैक आ रहे हैं, 15 दिन उसके खराब हो रहे हैं, तो उन केसेस के अंदर हम पेन चालू होने की राह नहीं दे सकते। हमको उसको ऐसी दवाइयां देनी पड़ेगी जिससे माइग्रेन का अटैक चालू ही ना हो, इसको प्रिवेंशन बोलते हैं। प्रिवेंशन की जो दवाइयां होती है वो हाईली रेगुलेटेड होती है और प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होती है, तो उसका नाम हम यहाँ नहीं बोलेंगे। तो अगर आपकी हालत इतनी खराब है कि माइग्रेन के लिए आपको प्रिवेंशन के लिए दवाइयां चाहिए तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने देखा कि इंडिया में 25% लोगों तक को माइग्रेन होता है, तो अगर आपने अपने किसी सगे वाले को या नजदीकी दोस्त को माइग्रेन देखा है तो प्लीज नीचे कमेंट करें और वो कौन सी दवा लेते हैं वो भी कमेंट करें।
अगर आप स्नेक बाइट के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।